हेलो, गुड इवनिंग। आज हम दोबारा से एक लाइव सेशन में आए हैं। आज सेशन है द बैक स्टोरी के साथ में। सो आई एम वेटिंग फॉर द होस्ट टू ज्वाइन बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट द लाइव सेशन। तो कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप आज मेरे साथ लाइव पे आई एंड मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हर गेस्ट से पूछती हूँ कि उन्होंने अपना लॉकडाउन कैसे यूटिलाइज किया, बट हम सब जानते हैं कि पूरे लॉकडाउन में बस कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको कि कोई आराम नहीं था, जिसमें से आप लोगों की एक जॉब है, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में, इवन आपका काम और ज्यादा बढ़ गया था या ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मतलब कैसा रहा सब, कितना डिफिकल्ट रहा, एक्सपीरियंस क्या थे, मैं वो जानना चाहूंगी आपसे सबसे पहले। सो आई थिंक इस तरीके का कोविड-19 पेंडेमिक एक बहुत ही एक नया काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा सभी के लिए। वी जी एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरीके का हमको कोई वी वुड बी ह्यूमैनिटी एज अ होल वुड बी फेसिंग सच काइंड ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन that in fact we also did not foresee, but जी unfortunately this came, and the way virus had affected the lives of the people across the country and across the world, that is actually a kind of thing which has changed our mindset. और अगर हम अपनी बात जी करें, प्रशासन की बात करें, तो बीइंग पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज यू हैव सेड, या टू एन एक्सटेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज increased, and also जब लोग घर में थे, एंड देयर वाज काइंड ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस under the lockdown, when the lockdown was announced, जी March and say then April, May. So all these months were very much challenging for us to help that to have that coordination with the various government department. Even हमारा भी जो staff है वो minimal हम बुला रहे थे, because first of the reason that the public contact had to be least. Secondly, there was very less public transport पूरा almost बंद था. So जी these were the reasons because of which even our staff was kind of to operating to minimal kind of an extent. But फिर भी you know it जी gave the feeling of the society that ये सारी हमारी joint responsibility है, and we could see the kind of discipline which people displayed, and also various organizations, civil society organizations, NGOs, individual citizens came forward, and in fact they helped each other. चाहे वो migrant laborers का issue रहा हो, चाहे वो feeding the poor का issue रहा हो, तो सब में हमारी प्रशासन की लोगों ने बहुत हेल्प की. सो दैट इन फैक्ट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज विच ह्यूमैनिटी एज अ होल कुड सी जी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक. जी बिल्कुल। और वो जो प्रशासन का एक जो लोगों में वो था कि मतलब प्रशासन से एक डर था, वो एक बहुत अच्छा चेहरा उभर के सामने आया, जो प्रशासन का लोगों के प्रति जिस तरह से प्रशासन ने लोगों का साथ दिया, सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छी बात रही। एंड अगर अपार्ट फ्रॉम मैं पैंडेमिक कहूँ, तो और भी काफी सिचुएशन है दिस टाइम जिसमें कि मतलब आप बहुत टफ टाइम से गुजर रहे, चाहे फिर वो चीन का मसला हो, या फिर नेपाल का मसला हो, या फिर बाकी सारी चीजें हो, या फिर यस्टरडे आई वाज वाचिंग न्यूज, वो सम ऑफ टेररिस्ट, मतलब जिसे पकड़ा गया काफी सारे बम वगैरह के साथ, तो वो एक काफी टफ जॉब होती है आपकी। या that is of course there, and these are kind of phases which test the determination, which test the endurance ability, which जी test the ability to handle pressure. यही सब situations में ही that is a kind of administrative responsibility which has been assigned to us, and we जी try to do whatever best is possible for the citizens of our country. Yeah. जी। अब मैम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो काफी लोग पूछते हैं या जानना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रशासनिक सेवा में हैं और अभी आप काम कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि अभी जो हमारा सिस्टम है, उसको मोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए?
यू नो गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस इंडिया में बहुत सालों से बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात हम करते आए हैं, यू नो. जी सो वेदर द थिंग इज ऑफ, मतलब हम अगर बहुत सारी कमीशंस की भी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की गई तो एक कमीशन भी फॉर्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन भी फॉर्मुलेट हुआ, और जी उसमें जो कमीशन जो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, so उसमें one of the major parts always have been that to improve governance, that kind of transparency and accountability need to improve. तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो हमारा सिटीजन एंड पब्लिक इंटरफेस है, दैट जी शुड बी एज लेस फिजिकल, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, उसकी बजाय वी शुड हैव डिजिटल इंटरफेस. सो जी एंड डिजिटल आई मतलब ऑनलाइन. हाँ जी. तो उसकी आपको या सो उसकी हम बात करें तो जितना ज़्यादा हमारा रिफॉर्म्स अंडर ई गवर्नेंस होगा, अंडर यू नो we'll move towards डिजिटल गवर्नेंस, उतना ही जी ज़्यादा जो है सिटीजन्स को बेनिफिट होगा. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट देर आर स्टिल सम पार्ट्स इन द कंट्री जहाँ पे दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज एन इशू. वहाँ पे हमारा गवर्नेंस के लिए अगर हम बात करें तो आज भी हमारा 3G 4G भी यू नो काइंड ऑफ मोबाइल में भी उतने अच्छे कनेक्शंस नहीं है इवन अभी भी. लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो उन जगहों में भी गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर, CFC या कॉमन सर्विस सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में. तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स, CFCs हैं, सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये सुविधा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की. सो वहाँ पे ये सुविधा है that a citizen can apply online, they you know they जी help out, और उसके बाद में जो है इसको they can in fact track the status of the application and get the final outcome. जो भी उनको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको जी भी वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इंडिया में काफ़ी विलेज लेवल तक अब जा रहा है. एंड आई जी थिंक कि जो हम बात करें अगर गवर्नेंस इम्प्रूव करने की, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है that we improvise the transparency, we increase the accountability, and digital initiatives are very important in that aspect. Anjali, I think I will interrupt in between. So there are few viewers who are kind of asking कि आज के discussion का topic क्या है. So I would request that you please introduce me first. I think that was not done initially, and you give जी a brief outline of the session today. Yeah. जी बिल्कुल. चूंकि हम मैम के पेज से लाइव है इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे नहीं पाई और हम सीधा मुद्दे की बात पे आ गए. नहीं, कोई बात नहीं. तो You can do now. Yeah. जी तो जैसा कि आपको पता है कि मैम एक IAS ऑफिसर हैं, बैच 2008, एंड मैम CS भी हैं, लॉयर भी हैं, एंड TEDx स्पीकर भी हैं. शी इज मोर पावरफुल लेडी, एंड वो कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन का डेडली कॉम्बिनेशन हम मैम को कह सकते हैं. एंड आज मैम हमारे साथ है, और आज के जो हमारे सेशन का टॉपिक है दैट इज, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो IAS एस्पिरेंट्स हैं जो UPSC करना चाहते हैं, तो वो भी मैं मैम से पूछूंगी. बट उससे पहले हम थोड़ी बातें करेंगे अपनी, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है, और जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी डेली जो देश की समस्या है, हम उस पर थोड़ी बात करेंगे. फिर हम आएंगे जो मैम के लिए मेरे पास बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आए हैं उस पे. और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं. मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके मैं लेने की कोशिश करूंगी. Right. Thank you. Thank you so much. तो अभी हम शुरू करें. Yeah, sure. Definitely. We'll go ahead. जी तो मैम जैसे आप बता रही थी कि मतलब जो पब्लिक इंटरफेस है उसको डिजिटल होना चाहिए, और तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी जैसे हमारे देश में लोगों ने गवर्नमेंट और सिस्टम दोनों को एक, जबकि दोनों एक ही पार्ट है, एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, पर लोगों ने सिस्टम और गवर्नमेंट दोनों को अलग बना रखा है. और अगर जनता गवर्नमेंट के पास जाए तो गवर्नमेंट उन्हें सिस्टम के पास भेजती है, सिस्टम के पास जाए तो सिस्टम गवर्नमेंट पे मतलब बोलती सरकार को बोलो. तो इस बीच में जो आम जनता है वो पिस रही है. तो मेरा कहना ये था कि ये जो लूप होल है सिस्टम का,
जिस कारण थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है ताकि लोगों को और ज्यादा आसानी हो। You know what I would like to say कि मतलब आप जो सिस्टम और गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, दे आर एक्चुअली, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली। जी जो गवर्नमेंट है, किसी भी सपोज अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो विलेज पंचायत होगी, या अगर हम जी रेवेन्यू पार्ट की बात करें तो विलेज तहसील होगी, और उसके बाद तहसील से आगे बढ़ के वो जाता है सब डिवीजन, एंड सब डिवीजन से फिर वो बनता है डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम डेवलपमेंट पंचायत की बात करें तो पंचायत सबसे पहला लोएस्ट लेवल है हायरार्की में, जी उसके बाद वो ब्लॉक बनता है, ब्लॉक के बाद फिर वो आता है, पार्ट बनता है डिस्ट्रिक्ट का। तो जो आप बात कर रहे हो वो, आई मीन partially it is not correct, because the reason is that the system is a overall, मतलब जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो टोटली है, लेकिन उसमें जी जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है, जो कि अगर हम ब्लॉक लेवल में, तहसील लेवल में या सब डिवीजन लेवल में, ये फंक्शनरीज हैं जिनको फील्ड में डिलीवर करना है, दे हैव टू इंश्योर द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। सो वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि उस लेवल में अगर रेमेडी नहीं होती है, देन वी हैव मैकेनिज्म्स ऑफ अप्रोचिंग टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स। लाइक मैं जिले में डीसी भी रही, तो मेरे पास कई बार लोग गांव से डायरेक्ट भी आते थे। तो उस तरीके से जो है, उस तरीके से दैट गवर्नेंस इज देयर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका एक लेवल में सुनवाई या एक लेवल पे सोल्यूशन नहीं हो रहा, देन ऑफ कोर्स देयर आर लेवल्स, एंड इनफैक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना हो, देन हर स्टेट में स्टेट लेवल अपेलेंट अथॉरिटीज होती हैं, जो फाइनेंशियल कमिश्नर्स होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, तो उन तक भी पहुंचा जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हर इंसान को या एवरी इंडिविजुअल may not be aware of the procedure and the process or the person to whom he or she has to contact, ठीक है। जी तो ये हो सकता है कि वो उस पॉइंट तक प्रॉपरली ना पहुंच पाए, बट ऑफ कोर्स आजकल इतनी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे जाके भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स विच आर अवेलेबल। एंड अगर कोई फिजिकली भी नहीं पॉसिबल है किसी के लिए ट्रैवल करना, तो ऑनलाइन भी आजकल आप कंप्लेंट्स भी दे सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स रिड्रेसल भी है, ऑनलाइन आपको कोई सर्टिफिकेट्स इशू कराने हैं तो ऑनलाइन सिटीजन एप्लीकेशन एट वेरियस levels are there, and citizen can obtain the services. Yeah. मैं आपसे ये जानना, बहुत अच्छे तरह से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, एंड आई विश कि जो गांव में लोग अभी भी रहते हैं जिन्हें नहीं पता डिजिटलाइजेशन क्या होती है और वो अभी भी वो बटन वाले फोन यूज करते हैं, तो वो जल्द से जल्द मतलब इस चीज को अडॉप्ट करें। एंड इसमें आई थिंक सबसे मेन जो रोल है वो एजुकेशन का है, एंड आई विश कि वो सबको पहुंचे, सही एजुकेशन सही लोगों तक। एंड मैं फर्दर आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो इनिशियल, आपकी जो अर्ली स्टेज थी, व्हेन यू रियलाइज कि नहीं देश की सेवा करनी है, यूपीएससी करना है। या सो एक्चुअली मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहूंगी। माय फैमिली बिलोंग्स टू पानीपत डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर सीए हैं। तो फादर साहब सीए हैं, तो उन्होंने लॉन्ग टाइम बैक उन्होंने दिल्ली में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया, प्रैक्टिस इस्टेब्लिश किया। मेरी बड़ी सिस्टर है जो कि सीए है, और मेरा छोटा ब्रदर भी सीए है। तो मैं अगर अपनी इंडिविजुअली बात करूँ, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस टाइम में थर्ड ईयर में मैं सीएस भी कर रही थी साथ में। तो मैंने उस टाइम में सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, विच आई फेल्ट दैट इट इज़ अ मैकेनिज्म टू रीच आउट टू द पब्लिक एंड टू हेल्प द सिटीजन टू सर्व द सोसाइटी। और उस टाइम में क्योंकि मैं सीएस कर रही थी और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तो व्हेन आई डिस्कस दिस विथ माय फादर, तो मेरे पेरेंट्स को इनिशियली थोड़ा सा अप्रीहेंशन हुआ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कि पहले तो सिलेक्शन इसमें श्योर शॉट नहीं है सिविल सर्विसेज में, देन इवन आफ्टर सिलेक्शन विच सर्विस यू विल गेट, देन इफ यू गेट आईएएस आईपीएस तो उसमें काडर क्या मिलेगा। तो दीज एप्रीहेंशंस वर देयर, एंड वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली ऑफ हरियाणा। तो वो माइंडसेट भी था कि एक लड़की बाहर कैसे रहेगी, कैसे सर्व करेगी, यू नो, ऑल दीज एप्रीहेंशंस वर देयर। बट देन व्हेन आई सेड कि नहीं मुझे एक बार तो करना ही है, देन माय फादर सजेस्टेड कि एटलीस्ट आई
हैव माई फॉल बैक करियर ऑप्शन। तो फॉल बैक करियर ऑप्शन के लिए पापा ने सजेस्ट किया कि मैं अपनी CS कंप्लीट करूं और मैं साथ में फिर लॉ भी करूं और उसके साथ में सिविल्स की तैयारी करूं। तो मैंने 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आई कंप्लीटेड माय CS कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इन 2004 और 2004 में ही मैंने लॉ में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB। और उस साल से मैंने CS की जॉब भी स्टार्ट किया, पार्ट टाइम जॉब, एंड मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। तो 2004 से लेके 2007 तक ये 3 चीज़ें पैरेलली चली, सिविल सर्विसेज की तैयारी, CS का पार्ट टाइम जॉब एंड कंप्लीटिंग माय लॉ। तो 2006 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा मेंस लिखा मैंने, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। और 2007 में मैंने जो लिखा अटेम्प्ट उसमें आई गॉट थैंकफुली दी इंटरव्यू कॉल एंड आई वाज सिलेक्टेड। एंड 2008 में मेरा फिर आई माय बैच इज 2008 एंड आई क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 13th। तो इस तरीके से मुझे इस तरीके से रहा मोटिवेशन बेसिकली ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जब मेरे को इसके बारे में पता लगा। और मुझे यही लगा कि एक ये जरिया है जिससे आप देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा चाहो तो आप कर सकते हो एट अ वेरी यंग एज। इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा एंड दिस इज हाउ आई केम इनटू सिविल सर्विसेज। तो अब लगभग 12 साल मुझे हो गए जी। मेरे को सिविल सर्विसेज में 12 साल हो गए। उससे पहले 3 से 4 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया जी। यू वर डूइंग 3 थिंग्स पैरेलल, कितना मुश्किल रहा ये जो आपकी जर्नी थी? ऑफ कोर्स इट वाज वेरी टफ बिकॉज वो फोकस भी लाना था ज़रूरी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, क्योंकि उसमें 15-16 घंटे उसमें भी देना, फिर लॉ के भी एग्जाम्स देने थे, लॉ की क्लासेस भी करनी पड़ती थी मुझे बिकॉज आई वाज डूइंग फ्रॉम 3 to 6 वाला मेरा था। तो लॉ फैक में, फैकल्टी ऑफ लॉ में LC1, एंड वो क्लासेस भी करनी पड़ती थी, सिविल्स की तैयारी भी, एंड पार्ट टाइम जॉब था तो मुझे वीक में 1 या 2 दिन ऑफिस भी जाना होता था। तो इट वॉज वेरी टफ बट यू नो इट इज़ दी फोकस एंड दी प्रायोरिटीज़ कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है और आपके पास कितना टाइम है। तो जी। यू नो उसके हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना है कि वेयर यू वांट टू बी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स इन दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन। Actually, and we live in a society where people think that लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां बाहर जाके नहीं रह सकती। एंड जब आप कर रहे थे, अभी तो फिर भी बहुत दौर बदल गया है, बट या आई जब एम आप, टॉकिंग अबाउट 2003-4, यस, लगभग 15 साल पहले। हाँ तो 15 साल पहले तो एक यूब्रो स्टीरियोटाइप, विमेन स्टीरियोटाइप की लड़कियां बाहर नहीं रह सकती, लड़कियां नहीं कर सकती। जी और अभी भी ऐसा मैं नहीं पूरी तरह से कहूंगी ये स्टीरियोटाइप हट गया, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है उनके घर के मसलों के कारण। तो वैसे में अगर आपने ये किया तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड मैं चाहूंगी कि आप उन लड़कियों के लिए कुछ कहें, ताकि वो इंस्पिरेशन लेके अपनी पढ़ाई ना छोड़े एटलीस्ट, और कम से कम ग्रेजुएशन तो करें। देखिए अंजलि, आई अग्री दैट यू नो आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको शायद फैमिली सिचुएशन, फैमिली जी। सपोर्ट नहीं मिल पाता, या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि यू नो द फैमिली इज नॉट एबल टू गिव देम टाइम टू परस्यू देयर ड्रीम्स। सो उसमें मेरी रिक्वेस्ट पूरी सोसाइटी से ही हमेशा रहती है कि चाहे आप किसी के हस्बैंड हो या किसी के फादर हो या किसी के ब्रदर हो, so that individual female also is a human being and she also has her own aspirations and dreams। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की का मन हो कि मुझे नौकरी करनी है या मुझे सर्विस करनी है। You know, it is not necessary. There are some females who are very happy to be at home, but the issue is that that is their own choice। जी। You know, so that is their own choice, and being a housewife or being not working should not be forced on any female as an individual। मतलब अगर उनको काम नहीं करना है तो वो उनकी खुद की डिसीजन होनी चाहिए, ना कि परिवार या उनके हस्बैंड या उनके यू नो फैमिली बोले कि आपको घर बैठना है, जी बिल्कुल। डिस्पाइट शी बीइंग एजुकेटेड। बिकॉज आई फील कि इफ वन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर कोई होता है तो उसमें डेफिनेटली वन कैन यू नो सपोर्ट द सोसाइटी, वन कैन सपोर्ट द you know the kind of people around you, your family। तो what I want to say is कि
लड़कियां जो भी अपने ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश ज़रूर करें, और साथ ही साथ इंडिया में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा। तो जी बिल्कुल। उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को, उनकी फैमिली को, that you please give them that chance and she will never let you down. I mean, the point is कि if females are given that chance, that support, तो वो बहुत ज़्यादा आगे मेहनत करती हैं और बहुत अच्छा करके दिखाती हैं as जी compared to बिल्कुल। their male counterparts. So that is my request, that follow the dreams and let us all empower the girls and females around us. Yeah. जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में ही उनकी बेटियों की जो वो कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता है, जिस वजह से अगर वो बाहर को अगर उनको कोई छेड़ रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, वो खुद ही अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती। Yeah, definitely. That kind of awareness, that kind of motivation, that kind of confidence जो है वो एक डायलॉग से आता है। तो ये सब बातें डिस्कस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी with your बिल्कुल। daughters, with your sisters, with your wives. It is very much important. जी, अब बहुत सारे ऐसे कंप्लेन्स होते हैं लाइक मोलेस्टेशन के, काफी चीजों के, जो इवन लॉन्च तक नहीं होती है उनकी एफआईआर। Because they are hesitant to report. जी उनको या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उनको पता नहीं होता है कि कैसे सिस्टम में जाना है, या दूसरा वो है कि पता है लेकिन वो हेजिटेट करती हैं कि शायद फैमिली वाले ये बोलते हैं कि लड़की की बदनामी होगी, बट दिस इज़ नॉट राइट। आई थिंक अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इट इज़ द ड्यूटी एज वेल एज द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल फीमेल to actually report such incidents, so that the bad elements or the criminal minded people in the society are punished appropriately. Yeah. जी बिल्कुल। और ये जो आपके साथ जो हुआ वो आगे किसी और के साथ ना हो, ये जी भी बिल्कुल। इंश्योर करना हमारी जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हमारी सोसाइटी में गर्ल्स हैं, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हुआ रहता है, बट वो नहीं बोलती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, एंड वो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रही होती है और वो समहाउ अपने फ्रेंड से डिस्कस करती हैं। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो अपने घर में वो चीज डिस्कस करे, अपने पेरेंट्स को बताए। या दैट काइंड ऑफ सिस्टम शुड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज में इन बातों पे चर्चा हो, ये बातें डिस्कस हों। जी मैम, चूंकि मेरे पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए, तो मैं बिना किसी देर के, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशंस हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस ले पाऊँ। श्योर। तो सबसे पहले राहुल वर्मा ने पूछा है कि आप पंजाब में ऐसे आईएएस कोचिंग सेंटर, पंजाब में अगर आपको किसी आईएएस कोचिंग सेंटर का पता हो तो आप प्लीज उन्हें बताएं। नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली स्पेसिफिकली स्टेट वाइज तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अगर आपको पता करना है, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहा है अपियर करना है, तो मिनिमम 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सो मिनिमम 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखें। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि सिलेबस के हिसाब से पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछे जा रहे किस तरीके से हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है या नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक अ कोचिंग। और अगर आप ये कर लें कि भाई हाँ आपको कोचिंग लेनी ही है, तो आप फिर एक बार अपने उस एरिया में पता कीजिए। बिकॉज मेरे पास पंजाब इज सच अ बिग स्टेट, तो पंजाब में भी कौन सी लोकेशन वेदर इट इज़ मोहाली और वेदर इट इज़ लुधियाना, अमृतसर, तो मुझे उतना सिटी स्पेसिफिक आई डोंट हैव दैट नॉलेज। वो आप अपने लेवल पे ही कीजिए, क्योंकि और अब ये भी है कि अब जो पैटर्न है एज कम्पेयर टू द टाइम व्हेन आई अपीयर्ड, सो उससे चेंज भी काफ़ी आ गया। तो कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है, दैट आई मे नॉट बी एबल टू कमेंट राइट नाउ। जी, इट्स बेटर टू फाइंड आउट योरसेल्फ, अपने दोस्तों से पूछिए, या मतलब या या वालों से पूछिए। मैम शुभकरण सिंह ने पूछा है कि शेयर सम टिप्स और स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। See, the strategy for UPSC is, I mean, there is no fixed strategy. I think किसी इंडिविजुअल की भी एक फिक्स स्ट्रेटजी वो अपने हिसाब से ही होती है, and it may not be applicable to the other person.
तो सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से शुरू कर रहे हैं। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन के टाइम से शुरू करते हैं, कुछ जो हैं वो बाद में आई मीन आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन दे आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन उस टाइम में शुरू करते हैं। तो मिनिमम आपको जो है 2 साल मान के चलिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो 1 साल तो पूरी प्रिपरेशन का लग जाता है, प्रीलिम से लेके फाइनल इंटरव्यू रिजल्ट तक, और 1 साल उससे पहले का तैयारी का। तो 2 साल आपको मान के चलना है। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, तो यू मे हैव टू गिव 2 or 3 attempts depending on how much time and energy you want to invest in this exam. So what I mean to say is कि ये confirm मतलब आप ही को करना है कि आप तैयारी कब से शुरू करेंगे। उसके हिसाब से फिर आप मिनिमम 1 साल पहले से तैयारी तो करनी ही चाहिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग तो देन इट हैज़ टू बी अ फोकस स्टडी। तो फोकस स्टडी में मतलब कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, 15 से 16 घंटे पढ़ रहे हैं, और उन घंटों के अंदर आप कितना टाइम सब्जेक्ट ऑप्शनल को दे रहे हैं, कितना टाइम जीएस को दे रहे हैं, करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन स्टडी को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी डिवोट करनी बहुत ज़्यादा, मतलब बाइफरकेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसको भी आपको ब्रशअप अच्छे से करना है। तो प्रीलिम्स में क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है और मेंस में सब्जेक्टिव टाइप है, मेंस में इट इज़ मोर ऑफ राइटिंग, आंसर राइटिंग। तो प्री जो आप करोगे मतलब कुछ टॉपिक तो सेम होते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, ऑफ कोर्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट, बट कुछ सब्जेक्ट्स सेम है, टॉपिक सेम है। तो जब वो टॉपिक्स की आप तैयारी करें तो उसके अंदर आप मेंस और प्री दोनों के हिसाब से तैयारी करो। मतलब जो आपके नोट्स हैं प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आप करो। और जब प्री का टाइम पास में आता है, फॉर एग्जांपल मई जून में जब भी प्री होना है, उससे कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले ही आई थिंक यू शुड फोकस ऑन प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स में सारा ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ अ वास्ट एरिया। मतलब इसमें जीएस का भी बहुत पार्ट है, देन यू हैव एप्टीट्यूड विद यू। तो इसके अंदर मतलब बहुत वास्ट है। तो वो 1.5 से 2 महीने प्रीलिम्स में आपको डिवोट करने चाहिए। उसके बाद देन यू अगेन कम टू द मेन स्टडी। मेंस की अगर हम बात करें तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आपके नोट्स, तो जो नोट्स हैं वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, सो दैट आप 3 या 4 बार कम से कम रिवीजन पेपर से पहले जब कर रहे हैं तो आपके माइंड में वो रिकलेक्शन होना चाहिए, एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस वट एवर यू आर रीडिंग इन योर आंसर शीट। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में इंटरव्यू इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, यू नो। तो आपका एक चीज़ों के प्रति नज़रिया और किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या उसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। So I think all these things are, you know, UPSC में टाइम मैनेजमेंट विद फोकस, एंड आपका सब्जेक्ट क्या है उसकी तैयारी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मतलब यू नो मोटिवेशन कम हो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट डीमोटिवेटेड। उसके लिए वॉट एवर आर योर हॉबीज या जो भी चीज़ जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है आप वो कीजिए, एंड यू ट्राई दैट यू नो मेंटेन योर टेम्पो। टीवी देखना है, फ्रेंड से बात करनी है, फैमिली से बात करनी है, म्यूजिक सुनना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, यू नो। So whatever is the thing which you want to do for your relaxation of mind, that should be there simultaneously in your routine, so that you are motivated to achieve your goal, and जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपका माइंड फ्रेश हो और आपकी एफर्ट्स अच्छे जाएं, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम यहाँ पे कमेंट में कॉन्टिन्यूसली एक साहब पूछ रहे थे कि आपने हिंदी किस बुक से पढ़ी और हिंदी के मार्क्स इतने लो क्यों आते हैं। सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं क्योंकि वो उनके कमेंट साइमल्टेनियसली से आ रहे थे। यू नो हिंदी नहीं, हिंदी अगर एज अ सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो वो अलग बात है। हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज एनी अदर ऑप्शनल। बट अगर वो हिंदी मीडियम का पूछ रहे हैं, हिंदी मीडियम का मतलब कि सारे ही पेपर उनके इंस्टेड ऑफ इंग्लिश हिंदी में होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के मार्क्स कम आते हैं। आई डोंट अग्री टू दैट। in every batch there are few people who are you know getting selected through Hindi medium also। और उसमें ये ज़रूर मैं हाँ एग्री करूँगी कि मे बी यू नो दैट काइंड ऑफ मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल थोड़ा सा कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता।
और एक तरीके का ओरिएंटेशन ही है जो मैटर करता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में अगर आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा है तो यू शुड गो विद हिंदी मीडियम ओनली। मैं देयर इज़ नो हार्म जस्ट फॉर द रीज़न कि आपका हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम आता है इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करें। दिस इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो आप मेंस में अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, एंड दैट विल गो टू द डिसएडवांटेज। तो इट्स बेटर कि जो भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हो आप वो मीडियम चूज कीजिए, हिंदी और इंग्लिश, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ वही चूज कीजिए। जी जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है कि आप जिस भी भाषा में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कर सकते हो, वहां पे आप उस लैंग्वेज को चुन के यू शुड गो अहेड विद दैट लैंग्वेज। मैम, निशांत और इनके जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आई पास्ट क्लास 12th विद 92% मार्क्स। बहुत सारे लोगों के ऐसे सेम सवाल हैं एंड दे आर वरीड, वेरी मच वरीड अबाउट देयर करियर प्लानिंग। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, क्योंकि आज के टाइम में मतलब वो 12th में कौन से स्ट्रीम से किया है, साइंस से किया, मेडिकल से किया, नॉन मेडिकल से किया, कॉमर्स से किया, आर्ट्स से किया, ये बहुत सारी इसमें वेरिएशंस हैं और हर स्ट्रीम में आजकल ऑप्शंस बहुत सारी हैं। कॉमर्स में वन कैन गो फॉर मैनेजमेंट, वन कैन गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वन कैन गो फॉर बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लॉयर। सिमिलरली आर्ट्स में भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, मैनेजमेंट ले सकते हो आप, यू कैन गो टू द होटल इंडस्ट्री, यू कैन गो टू मास कम्युनिकेशन, सो मेनी फील्ड। अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे टाइम 15 साल पहले से लेके आज, तो आज के दिन में तो हर स्ट्रीम में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गया, सो मच डाइवर्सिफिकेशन इज़ देयर, the way we are interacting today with people. So Instagram के few years back only, and now Instagram, YouTube, Facebook, सोशल मीडिया, ट्विटर कितना ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम बन चुके हैं जी, और देयर आर सो मच कम्युनिकेशन ऑल्सो अन अकेडमी और बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जहाँ से आप सीख सकते हैं। हाँ, सो ये जो बात है मैं यही बताना चाह रही थी कि अभी तो इतना सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो 12th के बाद क्या करना है ये तो आई कैन नॉट आंसर दैट। द ओनली थिंग इज कि आप अपने आप को डाउन द लाइन में भी 10 to 15 ईयर्स आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। यू वांट टू सी योरसेल्फ वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, और यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ लॉयर, और यू वांट टू सी योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। आप खुद की कोई बिजनेस सेटअप करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, या आपको सिविल सर्विसेज में आना है, दिस इज टोटली योर ओन, या आपकी फैमिली का डिसीजन है। वंस यू डिसाइड देन ऑफ कोर्स हर फील्ड में जाने का एक अपना रास्ता है, हर फील्ड में जाने का एक अपना एक तरीका है, और वो तरीका जो है वो जैसे आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इसमें जाना है, दैट ऑफ कोर्स वन फाइंड्स आउट, सो दैट इज़ द थिंग। एंड माई रिक्वेस्ट हेयर इज़ कि आप जो भी फील्ड चूज़ करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल बने, चाहे बिजनेस में जाएं या गवर्नमेंट सर्विस में आए, तो आप डेफिनेटली यू ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी, ट्राई टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। हमारे देश में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर टू एन एक्सटेंट, पॉवर्टी इज़ देयर टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो हम अपने देश के लिए कुछ इस तरीके से कुछ कर पाएँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, ऐसा कुछ करें तो दैट वुड बी रियली नाइस। जी, आप स्टार्टअप के ओर जा सकते हैं, या और स्टार्टअप्स के लिए भी अभी बहुत, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया है, और बहुत सारे ऐसे हैं बहुत अभी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें दे आर इवन प्रमोटिंग द यंग एंटरप्रेन्योर्स, अटल इनोवेशन लैब, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग जो है, नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, दे हैव टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विच इज प्रमोटिंग दी स्टार्टअप्स एंड जो भी इस तरीके की नया कुछ चीज़ है उसको सपोर्ट करते हैं, इफ दे फील इट इज in benefit of the country or nation at large, they are supporting it very nicely. जी, तो अगर आप जो चाहते हो परस्यू योर ड्रीम, चेज योर ड्रीम, और अगर आप में थोड़ा सा कुछ भी आइडिया है तो जस्ट वर्क ऑन दैट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपके उस छोटे से आइडिया को उड़ान दे सकते हैं। Yeah.
एंड मैं सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, इस लाइव सेशन को आप ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म है www.madhubani.in, उस पे आप कहीं से भी सुन सकते हैं, सैटरडे संडे 10 to 11 PM Okay. आप दोबारा That's से इस लाइव को सुन सकते हैं। okay. तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राशि पूछ रही हैं कि उन्होंने अप्रैल में 19 की वो हो गई हैं और क्या वो 2021 में एग्जाम दे सकती हैं? So इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए उस साल में। यू शुड बी ग्रेजुएट व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। तो वो आपको देखना है आपकी ग्रेजुएशन कब हो जाएगी। Rashi, if you are 19, I mean, you just cross-check two things, that you should be graduate in the year when you are appearing, and I think age limit is 21. तो you check on both the things. I mean, जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हो उस साल में आपको 21 साल का होना पड़ेगा. There is some cut-off date. I am not sure about that, but these two conditions are there. So graduation is mandatory, and age should be minimum 21. So वो आपको चेक करना होगा, है ना? तो राशि को उनका जवाब मिल गया कि अगर आप 21 साल की हैं तो ही आप पेपर दें, एंड प्लीज चेक वंस। मैम साहताब हुसैन पूछ रहे हैं कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट ऑफ यूपीएससी। कंप्लीट बुक लिस्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो गया, एंड इट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शनल। आपने कौन सा ऑप्शनल से आप ले रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल लेने होते थे, तो आई हैड 2 ऑप्शनल्स, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मोटा मोटा यही है कि आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। एनसीईआरटी आपको प्रॉपरली पढ़ना होगा क्लास 6 से लेकर 12 तक। साथ ही साथ फॉर जनरल स्टडीज़ में आपको एनसीईआरटी के अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना होता है, लाइक द हिंदू और पायनियर, या हिंदी में दैनिक ट्रिब्यून। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। साथ ही मैगजीन्स, गवर्नमेंट की मैगजीन्स आती हैं, योजना, कुरुक्षेत्र। देन देयर आर सम कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, CSR एक्सेट्रा। तो उस तरीके का जो ये है, वी कैन से देयर इज बिग फैट सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हाँ, तो बहुत सारी हैं, तो उसमें एक कंप्लीट लिस्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगी। वो तो डिपेंड करता है, लाइक पॉलिटी के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग है, हिस्ट्री के लिए अलग है, बिपिन चंद्र बसु अलग है। बट द ओनली थिंग इज कि आप जो जब भी आप तैयारी करने की सोचो तो आप एटलीस्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखें। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम है क्या, और आपका लेवल क्या है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइक मैंने जब एग्ज़ाम का सिलेबस देखा तो मुझे ये लगा कि मुझे जीएस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जनरल स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये मैंने जो है क्लास 10th के बाद मैंने पढ़ी ही नहीं थी काइंड ऑफ, क्योंकि आई वॉज इनटू कॉमर्स। तो मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं था, तो मुझे जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था। एंड थैंकफुली आई गॉट गुड मार्क्स। आई गॉट आई थिंक 405 थे मेरे आउट ऑफ 600। तो जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा रहा था। बट ऑफ कोर्स वो आपको एफर्ट अपना खुद प्रायोरिटाइज करना है कि आप किस में वीक हो और उसके हिसाब से कहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम मैं चाहूंगी कि यहाँ बहुत सारे लोगों को आई गेस नहीं पता होगा, तो आप एक बार ना IAS, IPS, IFS और IES ये तीनों डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको मिक्स कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। See, it is very simple. The point is कि UPSC जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, it conducts the civil service examination. Civil services examination में there are different types of services. Mainly they are group A services, जिसमें कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो उसमें IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विस में 2 होते हैं, IT, इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड GST, जो GST चेंज हो गया। इसके अलावा देयर आर वेरियस सर्विसेज लाइक रेलवे अकाउंट्स, रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज। तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि इसमें एग्जाम में ली जाती हैं। 2 सर्विसेज की जो आपने बात करी, IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम अलग होता है।
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम अलग होता है, क्योंकि इसमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट सर्विस के लिए और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग है। ग्रेजुएशन उनकी पर्टिकुलर फील्ड्स में होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट्स उन एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो ये दोनों सर्विसेज के एग्जाम अलग होते हैं, IES एंड IFS फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा जो मेनली जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, पोस्टल, ऑडिट एंड अकाउंट्स, रेलवे, ट्रैफिक, ये सारी सर्विसेज के लिए एक ही पेपर होता है। एंड द सर्विस इज अलॉटेड टू अ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रैंक। तो हाई रैंक वालों को IAS IPS फॉरेन सर्विस मिलता है। देन मिडल जो रैंक्स आती हैं उसमें रेवेन्यू सर्विस मिलता है, और उसके जो लोअर रैंक आती है उनको फिर दूसरी सर्विसेज एलोकेट की जाती है। Thank you so much, ma'am, for this precious knowledge. And Apeksha is asking ki, how did you manage your UPSC studies during graduation? I think you gave तो the answer. मैंने ग्रेजुएशन में तो ज़्यादा पढ़ाई सिविल सर्विसेज की करी ही नहीं फ्रैंकली। मैंने 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद, मतलब मैंने उस टाइम में सोचा, और मैंने जो है ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने तैयारी शुरू करी। तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में तो आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैं कॉमर्स कर रही थी और साथ ही साथ में मैं ये कर रही थी CS। तो मेरी वो दोनों चीज़ें ही साथ में चल रही थी। सिविल सर्विसेज की तैयारी आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट की मैंने। जी, एक्चुअली मैम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। लाइक मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बट वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं जिस कारण वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सो आप अगर पैटर्न देखेंगे तो 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं प्रीलिम्स के, और सिलेक्शन है वो few hundreds में है। तो ये प्रेशर तो ऑटोमेटिकली आता है कि भाई हम पूरी अपनी लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम, जो यूथ का जो टाइम है, वो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये टेंशन रहती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करेंगे। इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा सबको यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप एक अपना हमेशा प्लान भी आपके माइंड में होना चाहिए कि बाई चांस ब्रिलियंट से ब्रिलियंट होने के बावजूद अगर सिविल सर्विसेज में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, यू नो। So what is that thing which I would do if I don't get to qualify civil services? अगर वो क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी तो आई थिंक वो उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा आप अपना माइंड ऑफकोर्स रिलैक्स रख सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंगे अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी तो हम शायद जो हमारी माइंड में है हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हम एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप जो भी जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस से कीजिए, स्टे पॉजिटिव। और ये होना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई वुड बी एबल टू आंसर इट, तो इस तरीके से हम इनफैक्ट आपने जो पूछा कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर ज़्यादा हाउ टू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि व्हेन आई वाज बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे थे। So the point is कि mental health is very important। और जो मेंटल हेल्थ है उस पर हम लोग ध्यान दें और उसके ऊपर हम कोशिश करें कि अपना साइकोलॉजिकल इमोशनल बैलेंस बना के रखना है। एग्जाम इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। अगर नहीं भी होता है तो भी आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता है तो उसकी जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको लाइफ में बाद में मिलेंगी। तो वाई डोंट यू मतलब ठीक है, अगर नहीं हुआ, आपने थोड़ा एफर्ट दिया, नहीं हो रहा है या नहीं, आपको लगता नहीं हो पाएगा या नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। लुक आउट एंड देयर माइट बी मेनी बेटर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू एज एन इंडिविजुअल। और ये हो सकता है कि आप वहाँ शायद अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बेटर कर पाएं रादर सिविल सर्विसेज में आने से, So civil service is only one platform, I would say. There are many other things which people in the country are doing wonders. Even administration में रहने के बाद मैंने भी ये देखा कि बहुत सारी ऐसी organizations, individuals हैं जो अपने लेवल पे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो आप ये ना सोचें कि अगर आपका यूपीएससी में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मतलब ऑफकोर्स ये सोचना है कि क्या करेंगे, बट उससे आपको निराश नहीं होना है, उससे यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड। यू हैव टू रादर think कि what better can I do
जी you बिल्कुल। know, to in my life, so that it becomes मतलब meaningful. ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ तो करेंगे। हाँ, कुछ तो करना ही चाहिए सबको, आई थिंक, चाहे वो जी मेल हो फीमेल हो. This is one life and we all have one life, so the life should be meaningful. The life should have some purpose. अगर लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, देन तो वन वुड नॉट फाइंड इंटरेस्ट इन इवन लिविंग इट. यस देखिए, डेफिनेटली। मेरे को जस्ट एक क्वेश्चन अभी यहाँ आया. तो मेरे को किसी ने यहाँ पूछा कि मैम अगर आप आईएएस ना होती तो आप क्या होती. So since it is connected to what I am saying, I would like to reply on that. तो अगर मैं आईएएस ना होती तो शायद मैं इस वक्त, क्योंकि मैं पहले ही प्राइवेट सेक्टर में थी, तो आई वुड हैव टेकन अ प्रोफाइल एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में इन वन ऑफ द एमएनसीज या कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं काम कर रही होती, और शायद मैंने अपना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अभी तक एस्टैब्लिश किया होता, एनजीओ और अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, जिससे मैं शायद समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती. दिस इज हाउ आई परसीव कि मेरा यही प्लान भी था. अगर मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो ऑफ कोर्स आई विल जॉइन द प्राइवेट सेक्टर एंड आई विल हैव माय ओन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली, जिसमें कुछ हम समाज के लिए, लोगों के लिए, सम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन के लिए, या अंडर प्रिविलेज पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए मैं कुछ कर रही होती. तो ये मेरा प्लान भी था. अगर मैं आईएएस ना होती तो शायद मैं आज उस दूसरे पार्ट ऑफ सोसाइटी में होती. या जी बिल्कुल, हमें प्लान भी हमेशा हमारे माइंड में रखना चाहिए किसी, ताकि हम बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर सके, मतलब कुछ तो कर ही लेंगे, ये सोचने के बजाय कि हम क्या करेंगे। या तो मैम मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पास और टाइम है या? सो अनदर 5-7 मिनट्स. या ओके, तो मैं जो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास आपके लिए, तो मैं जो उसमें से थोड़े मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं वो पूछने वाली हूँ। काफी ज्यादा क्वेश्चन है। I think Anjali, let me just 2 or 3 things, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ अभी लाइव भी आ रहे हैं ना, तो मैं जी उन्हीं में से एक्चुअली, I'll pick up 2 or 3 क्वेश्चंस. या so श्योर श्योर। so एक ने मेरे से ये पूछा था कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है. वन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स इनफैक्ट आस्क्ड मी. So for interview, I would like to tell that interview is basically your personality test. आपका जो overall mindset है, एक overall orientation है, उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो इंटरव्यू में जाता है. तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, जब सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं, तो उसमें आपको यू शुड नॉट ब्लफ, ट्राई टू बी नेचुरल. और अगर आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता है, तो आप प्लीज़ उसमें फंबल अप मत होइए. डोंट एग्जैजरेट, डोंट ट्राई टू ब्लफ. इंटरव्यू में सिर्फ यही बोलना है कि सर और मैडम जो भी सामने हैं, कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता है, बट मैं आफ्टर माई इंटरव्यू आई डेफिनेटली गेट अ नॉलेज. तो माई पॉइंट इज कि आपको यू शुड नॉट ब्लफ बिफोर द वेरी एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यू, एंड ऑल्सो be straightforward and be honest. This is how you should take your interview. Another thing, यहाँ मेरे से काफ़ी लोगों ने करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा बार बार. करंट जी अफेयर्स का एक्चुअली मैंने जैसे पहले भी बताया कि जी करंट अफेयर्स के लिए आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. जैसे अगर आप सपोज ट्रैवल कर रहे हैं कोचिंग के लिए या किसी और जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं वो टाइम में अपना न्यूज़पेपर पढ़ती थी. आई यूज टू कैरी माई न्यूज़पेपर इन माई बैग या मैगजीन, और मैं उस ट्रैवल टाइम में उसको कवर करती थी. बिकॉज पूरे 24 घंटे में से आपको डिवाइड करना है कि ऑप्शनल भी पढ़ना है और आपको तैयारी भी, मतलब सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जीएस के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं. तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जनरली मैं उसी टाइम में पढ़ती थी. और उसके भी आपको मतलब कुछ जो है रेकरेंट होती है, कुछ तो चीज़ है जो चलती है, मतलब देयर आर सम इश्यूज. There are some things which are just for the matter of knowledge and there are some things which are for the matter of opinion. तो जी जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन वाला जो पार्ट है वो आपका एस्से में भी काम आएगा. एस्से में भी, बिकॉज एस्से में भी दे आर जनरली चूजिंग अ टॉपिक विच इज मोर रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स या जनरल स्टडी से रिलेटेड जो है. तो वो जो ओपिनियन बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो आपको एस्से राइटिंग में भी हेल्प करेगी.
तो उसके हिसाब से भी आपको जो है तैयारी करनी चाहिए. I mean, this is how I take it, and I think 2 or 3 people have asked कि how do I manage time with my family. So जी 2-3 लोगों ने ये भी पूछा, being a female आप जॉब के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो. So I think yes, it is not that easy, and I have 2 little kids. So my daughter is 7 year plus and my son is like 1 year old only. तो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है कई बार कि आपका कई बार आई मीन फील्ड में स्पेशली समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काइंड ऑफ वर्क कम्स एंड यू आर नॉट एबल टू डिवोट दैट टाइम. तो वो एक बैलेंस है. आई थिंक वो बीइंग अ मेल और अ फीमेल जो भी होंगे वो उनको मेंटेन करना पड़ता है. एंड स्पेशली इट मे बी मोर डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स, बट ऑफ कोर्स ये है कि अगर आप कमिटेड हैं अपनी फैमिली को, अपने वर्क को, तो बोथ द थिंग्स कैन बी मैनेज्ड. एंड बेसिकली फैमिली सपोर्ट, आपकी स्पाउस का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इन माई केस माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स एंड नाउ माई किड्स. माई डॉटर इज स्पेशली वेरी अंडरस्टैंडिंग. जैसे अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ तो सिंस आई एम टेकिंग फ्रॉम माई कैंप ऑफिस, सो शी विजिटेड मी वंस. She saw me that mama is busy and then she left quietly without saying anything. So I mean they understand that it is not easy profile, and उनको भी पता है कि limited time हमारा रहता है family के लिए. But of course it is very important to be with your family because in the entire world the family is always there with you. चाहे कोई रहे ना रहे, postings, सर्विस, नौकरी तो जाती आती रहेगी, बट आपका खुद का परिवार, आपकी जो फैमिली है, बच्चे, हस्बैंड, वही है जो आपकी जिम्मेवारी है और वही आपके साथ हमेशा रहेंगे, राइट. Especially for females, I would like to again request to all the people out here, especially young generation के जो youth हैं, जो boys हैं, उनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमारी सोसाइटी का आगे टॉर्च बियरर हो. और आप जो टॉर्च बियरर हो, आप ही की थिंकिंग पे, आप ही के एक्शंस पे आगे इंडिया की जो है सक्सेस, प्रोग्रेस डिपेंड करती है. तो इफ़ गिव दैट इक्वालिटी, इफ़ यू गिव दैट इक्वल स्टेटस टू द फीमेल काउंटर पार्ट, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो कॉलेज मेट हो, चाहे आपकी ऑफिस में जो काम करती हो लेडी, उसको अगर इफ़ यू गिव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, इफ़ यू गिव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, मे बी आपका छोटा सा एक हेल्प भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. It may be empowering her a lot more than what you feel is required, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत आगे फॉरवर्ड लुकिंग है. मैंने देखा बहुत आजकल वर्किंग कपल्स स्पेशली सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो हस्बैंड्स आर इवन हेल्पिंग इन द हाउस होल्ड कोर एंड दे आर इक्वली शेयरिंग द फैमिली फ्रंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. So let that happen. Let us move more positively forward. Let us have more females occupying all the major positions in the society. चाहे वो politics हो, चाहे sports हो, चाहे वो administration हो, private sector हो, So आज के दिन इंडिया में especially females are occupying very important and senior positions in the government, definitely. in all the sectors, सो लेकिन अभी भी वो सपोर्ट की और वो सहारे की कहीं ना कहीं उनको जरूरत है, बिकॉज दैट जेंडर पैरिटी स्टिल इज नॉट 100% इन द सोसाइटी. बट मेरा ऐसा मानना है कि अब जो हमारा दौर बदला है, तो थोड़ा जो फीमेल्स है, जो गर्ल्स है, उनको खुद के लिए भी स्टैंड लेना सीखना होगा, क्योंकि जब तक वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो उनके लिए कुछ नहीं होगा. Yeah, that is of course there. The females also have to be vocal. They have to try to become independent. और उसके साथ साथ अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, तो अगर वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है तो उसको हम रिपोर्ट करें, उसके बारे में हम डिस्कस करें. और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जिसने ये ऐसा कुछ किया, कुछ गलत किया है, तो ही शुड बी पनिश्ड. एंड डेफिनेटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल ऑल्सो टू ब्रिंग बैड थिंग्स टू द फोरफ्रंट इन द सोसाइटी, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. स्टैंड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट. या फीमेल्स को खुद के लिए भी अपना स्टैंड लेना है, खुद के लिए भी अपने बारे में, अपने राइट्स के लिए आगे आना है. उसके लिए अगर फाइट करनी है तो फाइट भी कीजिए. आई वुड से चाहे अपने पेरेंट्स से करनी है, अपने अधिकारों के लिए फाइट को करो. आप करोगे दैट शुड बी रिस्पेक्टेबल
एंड जी जिस इकोसिस्टम में आप आप सरवाइव कर रहे हो, जिस इकोसिस्टम में आप रह रहे हो, उसकी क्या इक्वेशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट करते हुए पीसफुली अपने बात को आगे रखते हुए आप आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। And thank you so much, ma'am, for your such a informative session it was. And बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, and काफी लोगों थैंक यू सो को मच। जानकारी मिली। हाँ, एंड थैंक यू सो मच। या मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये लाइव सेशन आप रेडियो पे सुन सकते हैं, www.radiomadhubani.in। आप कहीं भी कभी भी नहीं, एक्चुअली 10 to 11 PM सैटरडे संडे तक कहीं से भी इसे ऑनलाइन सुन सकते हैं। इसका कोई चैनल नहीं है, आप ऑनलाइन जस्ट आपको टाइप करना है वेबसाइट, एंड आप इसे सुन सकते हैं इस सेशन को दोबारा। एंड मैम आप ये, क्योंकि हम आपके पेज से लाइव हैं, तो आप ये IGTV वीडियो शेयर करके मुझे और मेरी बेस्ट I'll save the video and I'll share at IGTV immediately. हाँ, जी, एंड हमें टैग भी कर दे ताकि हम आगे शेयर कर पाए। yeah, sure. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। Thank you, Anjali, and my best wishes to all the viewers जिन्होंने आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े या जो इसको बाद में भी देखेंगे। तो जी यंग इंडियंस, क्योंकि मोस्टली यंग पीपल ही जुड़ते हैं, तो प्लीज बी फोकस्ड इन योर लाइफ, बी डिटर्मिन्ड व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड whatever you dream, you give your effort, 100% effort, so that आपको बाद में ये कभी भी सेल्फ रिजेक्शन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमने उस टाइम में अच्छा नहीं किया या हमें और एफर्ट्स करने चाहिए थे। हाँ, that regret should not be there in you. And whatever you are doing, again my request, do something good for your society, for the people around, and spread positivity and stay happy. Thank you. Thank you so much. Yeah, bye. Thank you.